अनुमान अनशन पे बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन होगा। ये कानून का फायदा क्या है? ऐसे बाहर वाले आदमी जमीन ले रहे हैं और अब वो वहाँ प्लाट काट रहे हैं। हमारी जो अगली पीढ़ी है वो खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। वहाँ पे 144 नए परिवार बसने का मतलब है कि एकदम यहाँ के जो 10 गांव हैं उनके बराबर आबादी वहाँ पे हो जाएगी, तो डेमोग्राफी भी चेंज होगी। यहाँ देखिए रैपिडली 1 महीने में दाखा हो रहा है, वो भी 150 नाली का। कितना ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ इसका मतलब लिप्त है। सबकी मिली भगत से हुआ ये। तब खत्म तो तब ये आर पारा डांडा बिक गया ना, तब खत्म। जब मैं वहाँ पे रोड पे खड़ा था तो कह रहे आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं आप हमारी साइड है, पानी उन्हीं का काम चल रहा था। मैंने कहा कहाँ से हो? कह रहे हरिद्वार से हूँ। भाई से मैं कह रहा हूँ तुम अपना वो दे दो, मुझे आधार कार्ड दो। भाई क्यों नहीं दिखाते आधार कार्ड? आधार कार्ड दिखाने में क्या दिक्कत है? तुम हरिद्वार से हो, दिखाओ आधार कार्ड। गाड़ी का नंबर तुम्हारा MP का है। हमसे पूछोगे तुम भाई कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई आधार कार्ड दो अपना। में खड़े होके हमसे पूछोगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आधार कार्ड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो अभी पुलिस वाले को यहीं बुला रहे हैं सारे। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? जल्दी दिखा ना फिर भाई, दिखाओ ना जल्दी। दिखा। तो भाई ये हाल हो गया पहाड़ों का। ठीक है, और यहाँ से फोन भी मिलाए जा रहे हैं कई लोगों को, और धमकी दी जा रही, हिसाब से धमकी दे रहा है भाई। ये देखिए, नाम नहीं बता रहा। क्या नाम है तेरा भाई? नाम बता पहले। अरमान। अरमान नाम है तुम्हारा ना? और अरमान तुम मुझे धमकी दे रहे हो यहाँ पे खड़े होके कि तुम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मेरे गांव के ही सामने है और मैं हरिद्वार पतंजलि का हूँ। जब ये भाई की मैंने गाड़ी का बाइक नंबर देखा फिर पता चला ये MP का है। भाई लोगों गौर से देखिए इसको, ये अरमान भाई है और ये धमकी अब फोन लगा रहा है। और आप देखिए क्या कर सकता है अरमान भाई। मैंने कहाँ फोन किसी को लगा? नहीं लगाओ आप, कार्ड तो दिखा दो। अपना आधार कार्ड दिखाओ ना अरमान। मुझे आधार कार्ड देखना भाई पहले तुम्हारा। जी बिल्कुल दिखा देते हैं। आधार कार्ड दिखाओ। अरे वैसे नहीं रखा हुआ फिजिकल, पर्स दिखाओ। अपना पर्स में होगा तुम्हारे आधार कार्ड। अभी इसमें दिखा देता हूँ। उसी में दिखा दो, कोई नहीं। तो भाई जल जंगल जमीन अगर हमारे इसी तरीके से बिकेंगे तो अरमान जैसे भाई लोग हमें धमकी देंगे कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, आपके यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते। अरे मेरा गांव है, मेरा अठुल गांव है, और भाई मुझे धमकी दे रहा है कि तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो ये है भाई, और बेचो ज़मीन। ये मैं उन पहाड़ी लोगों को भी बोल रहा हूँ जो ज़मीन बेच रहे हैं ना अपनी, कल यही लोग आके ना तुम्हारे सिर पे बैठ के अगर तांडव ना कराए ना इन लोगों ने, तो देख लेना भाई आपने जो ये ज़मीन बेची है ना, अब आपको पता चलेगा कि अरमान भाई जैसे लोग अगर मुझे धमकी दे सकते हैं। एक तरफ तो डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, अरे डेमोग्राफी तो बदल ही रही भाई। इसी डेमोग्राफी के चलते हुए अगर MP से आया हुआ अरमान अगर धमकी दे सकता है तो यहाँ का जब ये कॉलोनी बसेगी, अब यहाँ पे बाहर के लोग आएंगे तो क्या हाल होंगे। अब लगा लो मेरे गाँव में ही मुझे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, ले लगा लीजिए। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी देवप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर। इस जगह का नाम है सफदरखाल, और सफदरखाल एक बड़ा मार्केट है। ये कम से कम ये लगा लीजिए 150-200 गांव इस मार्केट पर निर्भर हैं। और सफदरखाल इतनी खूबसूरत लोकेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खूबसूरत हिमालय के छोटे छोटे पहाड़, और इस तरफ आप नीचे देखेंगे तो ये है देवप्रयाग। और देवप्रयाग आप जानते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जब बनेगी तो रेल कनेक्टिविटी यहाँ तक है। मुद्दा ये है कि मैं जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा वीडियो में कि यहाँ पे ज़मीन बिक रही है। ज़मीन बिक रही है ये नहीं है कि एक आदमी को जो एक पैमाना तय किया गया है कि एक नाली के आसपास यानी कि 244 गज के आसपास वो ले सकता है, लेकिन यहाँ पर एक 2-3 परिवारों ने मिलकर 144 नाली ज़मीन बेच दी है। 144 नाली बेच दी है। वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें विस्पर पाइन करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। मैंने उनका ऐड देखा तो यहाँ पे करीबन वो 200-250 आपके फ्लैट बना रहे हैं जिसमें उनके स्विमिंग पूल हैं और इंडोर गेम है, तमाम लग्जरी फ्लैट यहाँ पे बन रहे हैं। पर सवाल ये है कि यहाँ पे आखिर में 144 नाली ज़मीन बिकी कैसे, और अगर बाहर वाले को मिली तो मिली कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, क्योंकि सफदरखाल ये वाला जो क्षेत्र है ये अपना आप में खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ पे एक्सेस बहुत आसान है। आप अगर दिल्ली से भी चलेंगे तो भविष्य में जब वंदे भारत दिल्ली से चलेगी तो 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे देवप्रयाग से आराम से। और इसी तरीके से अगर कोटद्वार वाली रोड से आते हैं तो बिजनौर वाली कनेक्टिविटी भी जो एक्सप्रेस वे बन रहा है तो वहाँ से भी आप 3 घंटे 3.5 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस जगह की कीमत लगाइए भविष्य को भांपते हुए, दूरदृष्टि सोच के चलते हुए। जो भूमाफियाओं की उनकी नज़र इस तरफ पड़ी और उन्होंने 144 नाली खरीद दी। लेकिन 144 नाली खरीदना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं,
हम बात करते हैं हमारे रिसोर्सेज पर बाहर के लोगों का अधिकार हो जाएगा, और उसका सबसे बड़ा यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ कि चलो ठीक है, बाहर वाला ज़मीन ले रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ के लोगों को हो रही है। आज से 4-5 साल पहले ये जो सफदर खाल का क्षेत्र है, ये पाली खाल का जो क्षेत्र है, यहाँ के 65 गांव पानी की क्राइसिस से जूझ रहे थे। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा संकट है, और वो कादे खाल पंपिंग योजना यानी कि देवप्रयाग से पानी को लिफ्ट कराया जाता है, और उसके बाद सफदर खाल, पाली खाल और इन 65-67 गाँवों की पानी की पूर्ति की जाती है। हालांकि आज भी पानी, जैसे कुंडी गांव है, 2 दिन बाद वहाँ पे पानी आता है कादे खाल पंपिंग योजना का। लेकिन जब यहाँ पे ये कादे खाल पंपिंग योजना का जो ये टैंक है यहाँ पे, और इसके पीछे ही ये कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पे, तो सारा पानी उस तरफ जा रहा है अब कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो अब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, और लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई साहब हमें तो अभी से पानी की दिक्कत होने लग गई। एक पानी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा यहाँ पे जंगल है, ऊपर जो 144 नाली है वो जंगल है। वन विभाग, अगर मुझे पेड़ काटना होगा, मैं बोलूँगा वन विभाग से कि ये देखिए आप, यहाँ पे बंदर वगैरह आते हैं, मुझे ये पेड़ काटने हैं, तो वन विभाग पता क्या बोलेगा, परमिशन के लिए घुमाएगा हमें, और परमिशन मिल नहीं पाएगी, मिलेगी भी तो बहुत लंबे संघर्षों के बाद। लेकिन जब 144 नाली में पेड़ कटेंगे तो आप उम्मीद लगाइए तब वन विभाग कहाँ है, वन विभाग क्या कर रहा है, मुझे ये भी जानना है। तो चलिए चलता हूँ मैं लोगों के बीच में। मुझे 2 समस्याएं यहाँ पे खड़ी हो गई है हमारे रिसोर्सेज पे। एक तो हमारे पेड़ काटे जाएंगे यहाँ पर, और दूसरा है जो यहाँ ये क्षेत्र पहले से ही पानी से जूझ रहा था, बड़ी मुश्किल से 1-2 साल से राहत थी जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन अब वो भी पानी इनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि सारा पानी वहाँ जाना शुरू हो चुका है। और कुंडी जैसा गांव अब पानी की समस्या से जूझ रहा है, नौगांव पानी की समस्या से जूझना शुरू हो चुका है, पाली खाल पानी की समस्या से जूझना शुरू हो चुका है, पाली गांव ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो वो 65-67 गांव इस पानी की चपेट में आएंगे, इस समस्या से जूझेंगे, जो आज ये 4-5 गांव इस समस्या को झेल रहे हैं। तो ये है यहाँ पे ढुंगली गाँव, और ढुंगली गाँव में मैं आया हूँ, तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो उनसे मैं बात करूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार। कंच आप लोग? अच्छा, ये ढुंगली गांव है, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से पहाड़ों में धड़ल्ले से ज़मीन बिक रही है, ये क्या आपको क्या लगता है, सही है गलत है? बिकनी गलत है। क्यों गलत है, क्यों लगता है आपको गलत है? भाई ये तो अपनी मातृभूमि, अपने बुजुर्गों को की जमीन है ये जी, और इसको आप लोग बेचोगे तो गलत है ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कल तुम्हारे बच्चे बाई चांस में वहाँ कुछ हो जाए, जैसे कल वो बीमारी फैली थी, क्या थी, कोरोना फैली थी, तो सब अपने भागे थे ना लोग अपने घरों में जी। तो जब यहाँ रहेगा नहीं तुम्हारा कुछ जी, तो फिर यहाँ कहाँ तुम्हें, तो यहाँ कौन आने देगा? ये आने देंगे जो बाहर के बस जाएंगे, यहाँ तो जी भगाएंगे इनको, जैसे कश्मीर से पंडितों को भगाया था जी, और अपने कब्जा करा था मुसलमानों, वहाँ वैसे सिस्टम होगा यहाँ। जी 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 जी। आपको नहीं लगता हमारे जल जंगल जमीन इन रिसोर्सेज पे इन लोगों का अधिकार हो जाएगा? अब 144 नाली आपके बगल में ही बिकी है, और वहाँ पे पेड़ है, पूरा जंगल है, वो कटेगा ही, वो जंगल कटेगा ना भाई साहब? कटेगा। अब ये पूरा हमारा गांव था, तो ये पूरा जंगल पे हमारा अधिकार था। अभी धीरे धीरे वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया, कल उनकी बसावट होगी, पूरी उनकी वो होगी पॉपुलेशन जी, तो कल उनका ही कब्जा होगा। फिर पहले हमारा था ना ये कब्जा, अब धीरे धीरे ये वन विभाग ने ले लिया हमारी, क्योंकि हम यहाँ जब मर्जी अपने पेड़ काटते थे, टोल के हिसाब से लकड़ियाँ बांटते थे गांव में सब, अब वो सिस्टम सब खत्म हो गया, तो धीरे धीरे ऐसे ही होगा भाई। जी 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 जी, ये है ये बात। हाँ नमस्कार भाऊ जी, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। अच्छा ये बताइए कि सशक्त भू कानून होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्रों में 144 नाली जमीन बिक जाती, कैसे बिकती है ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि ये क्या सा कानून बनाया है तुमने? भाई ये कानून का फायदा क्या है? ऐसे बाहर वाले आदमी जमीन ले रहे हैं और अब वो वहाँ प्लाट काट रहा है जी है जी जी जी, प्लाट काट के लोगों को बेच रहा है, अपना फायदा ले रहा है। तो इस कानून का क्या फायदा है? ये तो चूतिया बना रही है वाली बात हो गई। आप कहाँ से आए? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लेना? एक आदमी 250 गज के आसपास ले सकता है, 244 गज के आसपास, और एक 250 के आसपास ही एक नाली होती है। 144 नाली कैसे बिक गई सशक्त भू कानून होने के बाद? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ यही तो हम पूछ रहे हैं कि उस कानून का क्या फायदा हुआ, और उस कानून का उल्लंघन हुआ तो सरकार क्या एक्शन ले रही है उन लोगों पर? हमारे यहाँ के लोग भी मिले होते हैं।
वो तो जब तक हमारे लोगों की ज्यादा गलती है, वो चंद पैसों के लालच में अपनी मातृभूमि से नफरत करने लग गए, या पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि जो ये सोने की जमीन है, सोने की जमीन कैसे? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, आपके जब वंदे भारत से आप बैठेंगे देवप्रयाग, आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से, क्योंकि यहाँ पे नजदीक ही आपका यहाँ पे वो है। ठीक है, जो बिकेगा बिकेगा ना जी भाई लाल, जब तक हमारी जमीन है। नहीं सही बात है। ठीक है, मैं अब आगे जा रहा हूँ, आगे भी गडेरा गांव पड़ता है ना, वहाँ पे भी लोगों से बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार जी। जब मैंने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करी तो पता चला कि ये आपके तकरीबन 4 करोड़ में 144 नाली ये ज़मीन लोगों ने बेची है। इस तरह के यहाँ पे लोग ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे, और ये आपको मैं ड्रोन शॉट से दिखाऊंगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी ये जो है 144 नाली पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो चुका है। नमस्कार, क्या नाम चापो? राम सिंह अबे नाम रोड वाला काका छाप, चमो जावा यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून होने के बाद भी ज़मीनें बिक रही हैं धड़ल्ले से, तो ये कैसा लग रहा है आपको? बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? नहीं बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए। यही तो बोला। क्यों नहीं बिकनी चाहिए? क्या? अरे जो अब ऐसा है कि जो कोई माँ बाप अगर कोई अपने बच्चों का हित को वो कर देता है, वो मतलब बर्बाद करने के चक्कर में वो जमीन बेचा, तो गलत है ना। जी जी, ये है। सही बात है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। आप भी यहीं के स्थानीय हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ पे ज़मीनें बिक रही हैं धड़ल्ले से, अगर आप पता है क्या, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, ये सोने की जगह है, ये जगह अपने आप में सोने वाले। हिमालय का 180 डिग्री का खूबसूरत व्यू दिखता है, देवप्रयाग पास में है, पौड़ी पास में है, और भविष्य में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जब यहाँ आएगी तो आप मुश्किल से दिल्ली से 3.5 घंटे के अंदर वंदे भारत पकड़ के यहाँ आ जाएंगे, है ना? बहुत ईजी हो जाएगा। तो दूरदृष्टि सोच लोगों की ये है कि जिन्होंने भाप ली इस चीज़ को, उन्होंने ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पे धड़ल्ले से ज़मीन बिक रही है उस पर? गलत है, गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। ये हमारी आगे जो पीढ़ी आएंगी ना, उनके लिए और भी खतरनाक है। इससे तो कोई उद्योग खोल दो, कोई स्कूल, अच्छी कॉलेज खोल दो, मेडिकल खोल दो, वो बड़ी है, हमारी ज़मीन में खोल दो। ये चीज़ें, 3 चीज़ें, हॉस्पिटल खोल दो, एजुकेशन की कोई अच्छी सी अच्छा कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, तो वो फायदेमंद है। अब ज़मीन बेच के यहाँ पे आएंगे, वो मकान बनाएंगे, पता नहीं कौन रहता है, कैसे आदमी। पानी तो कोई बात नहीं, जो इतना खर्च करा पानी भी ला जाएगा, मगर ये है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये यहाँ की ज़मीन बिकनी नहीं चाहिए, यही मेरा वो है। बिल्कुल। और यहाँ पे विस्पर पाइन करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके फ्लैट बनने जा रहे हैं यहाँ पे करीबन 150-200। वही मैं देख रहा हूँ कि 150 फ्लैट बनेंगे। अब 150 फ्लैट में अगर माना सपोर्ट 150 फ्लैट में 3 आदमी एक फ्लैट में हैं, तो कितने हो गए? 450 आदमी हो गए। 450 आदमियों की जो सीवर आएगा, उनको पानी भी चाहिए, उनको रोड भी चाहिए, और फिर उनको दूध भी चाहिए, तो वो हमारा हक मारेंगे। फिर हमें जो चीज़ आज 10 रुपये में मिल रही है, वो चीज़ हमें फिर 20 रुपये में मिलेगी, क्योंकि वो तो पैसे वाले लेंगे, और हम वो तो बोलिए ले भाई पकड़ ये पैसे, और हमें ये चीज़ दे दे। अब हम तो दे नहीं सकते, हम तो भूखे मर गए। तो ये चीज़ भी होना गलत है। गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए, भाई ये हमारी अपनी जन्मभूमि है, हम भर वाले को दे दे तो गलत है। बस बराबर। जैसे हम देखते हैं कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता रहता है। अभी पेड़ है, वहाँ पे जंगल है, वो घनापुरा 144 नाली में जंगल है, पेड़ कटेंगे, जाहिर सी बात है जब वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो एक तो नीचे जो गधे पानी के रिसोर्सेज है वो खत्म होंगे, दूसरा प्राकृतिक आपदा को भी झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, दबाव झेलने की भी तो एक क्षमता होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी जी, ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। क्या नाम है आपका? रोहित।
अच्छा रोहित जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपके पहाड़ों में धड़ल्ले से ज़मीन बिक रही है, आपके पड़ोस में ज़मीन बिक गई है, रेडी वाला क्षेत्र आपके पड़ोस का है, आपको लगता है जिस तरीके से बाहर के लोग यहाँ पर 144 नाली उन्होंने ज़मीन ली है, क्या ये सही लगता है आपको कि सही है, लेनी चाहिए ज़मीन या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, कुछ बिचौलिए लोग हैं जिनकी वजह से ऐसी मिली भगत से ऐसी ज़मीनों की खरीद फरोख्त काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रही है। और बाहर का जो व्यक्ति है उसके लिए जो कानून है कि एक नाली वो ज़मीन ले सकता है एक नाली के आसपास, लेकिन उसके बावजूद 144 नाली एक बाहर का व्यक्ति लेके यहाँ पे बैठ गया है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में सोसाइटीज़ बनेंगी, स्विमिंग पूल्स बनने की बात हो रही है। तो एक तरीके से वो जब अब 144 नाली को सेल करेगा तो वो 144 अलग-अलग लोगों को सेल कर पाएगा, क्योंकि नियम है कि एक नाली आप दे सकते हो तो सारे बाहर के लोग यहाँ पे बस जाएंगे। एक तरीके से जो पॉपुलेशन यहाँ की कम हो रही है, वहाँ पे 144 नए परिवार बसने का मतलब है कि एकदम यहाँ के जो 10 गाँव हैं उनके बराबर आबादी वहाँ पे हो जाएगी। तो डेमोग्राफी भी चेंज होगी, किस धर्म के व्यक्ति को दिया जा रहा है, क्या उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो सब चेक किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और इतनी बड़ी जो ज़मीन का ये सौदा है, किस बेसिस पे हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। जी जी, आपका कहने का मतलब है जो डेमोग्राफी जब जिस तरीके से चेंज होगी तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो उत्तराखंड की पहचान है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 5-10 साल बाद वो भी खोने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, डेमोग्राफिक चेंज देखिए जहाँ भी होगा, अगर यहाँ पे कुछ दूसरे समुदाय के लोग बसते हैं तो यहाँ पे 2-4 साल बाद मस्जिदें खुलेंगी, चर्च खुलेंगे, कई सारी चीज़ें यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे। और अभी अगर इस बात पर अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो बाद में ये सब चीज़ें बहुत हमारी उससे बाहर चली जाएंगी बस से। इन सब को कंट्रोल करना। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जो सशक्त भू कानून है उसमें कहीं लचीलापन है या हमारे ही लोगों की कमी है? कहाँ पे कमी आ रही है किस तरीके से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन खरीदे, बाहर का आदमी ज़मीन खरीद सकता है, आप 240 गज ज़मीन खरीद सकते हैं, आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। पर 144 कृषि भूमि, और वो भी दिल्ली का आदमी, अगर जो एक कंपनी है दून हैचरेज करके ये कंपनी है और दिल्ली की, तो क्या वो कृषि भूमि कैसे खरीद पा रही है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आया मुझे। ये सबसे बड़ा एक मुझे चैलेंज लगा। और जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो मीडिएटर है, वो खुद यहाँ का उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के ही लोग हैं। और अभी पेड़ों के यहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे कई सारे। डेमोग्राफिक चेंज एक अलग चीज़ है। दूसरा, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, सोसाइटी डेवलप होगी। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, पहले ही यहाँ पे पानी की कमी है पहले से ही। बहुत बड़े आंदोलन के बाद तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पेयजल आ रहा है। तो वो जब वहाँ पे सोसाइटी बसेगी, 140 परिवार, 150 परिवार जब ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है आने वाले फ्यूचर में यहाँ के लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। इनके ऊपर वो जो करोड़ों का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 100 करोड़ का, तो उनके हाथ में तो प्रशासन, शासन, हर जगह उनकी मिली भगत होगी। तो यहाँ के लोगों को समस्या होगी, यहाँ के लोग परेशान होंगे। इसलिए इस पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है अभी। जी जी, ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहित जी का कुल मिला के कहना ये है कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, बहुत कुछ बदलेगा। उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे पानी का संकट है, वो एक अपने आप में चैलेंज यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। जब इस तरह के रियल इस्टेट बूम करेगा, इस तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनी आके यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप होगा, तो जाहिर सी बात है 144 नाली में आपके 200-250 फ्लैट वहाँ पर जाहिर सी बात है बनेंगे। कोई 100 गज में बनेगा, कोई 150 गज में बनेगा, कोई 250 गज में बनेगा। तो इस तरीके से है मामला, जिस तरीके से इनका ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे लोगों की समस्याएं बहुत हैं और पेड़ कटेंगे और ये तमाम चीज़ें हैं। ये चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कमी कहाँ है, और शासन प्रशासन को इसका ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। बस जैसे ही मैं 500 या 1 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ तो यहाँ पे एक मार्केट पड़ता है। मार्केट का नाम है पालीखाल, और यहाँ पे जो पानी की समस्या है उसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हो रखे हैं और उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवक हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। अच्छा लक्ष्मण सिंह जी, ये बताइए जो 144 नाली का विस्पर पाइन वालों का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर कम से कम 150-200 फ्लैट उनके बनने हैं और स्विमिंग पूल बनने हैं, मेगा प्रोजेक्ट है उनका ये, तो वहाँ पे पानी जाएगा, तो आप लोगों की क्या समस्या है अभी वहाँ पे? हमारी समस्या ये है भाई साहब कि इस पानी के लिए हमने इस क्षेत्र की जनता ने रात दिन एक करके एक आंदोलन करा। उस आंदोलन की बाद ये पानी आया, यानी कि 70 की योजना थी, सन 70 की। बड़ी मुश्किल करके आंदोलन करके सरकार से पानी हम लाए, देवप्रयाग से। अब ये लोग हमारे टैंक से पानी ले रहे हैं, जो हमारा टैंक है, हमारी लाइन है। हम नहीं चाहते कि हमारे टैंक से उनको पानी मिले,
और हमारी लाइन से उनको पानी मिले। वो अगर पानी लेना चाह रहे तो अपने टैंक अपना विकल्प ढूंढ करके कहीं से भी लाएं पानी, मगर हमारे जो पालीखाल क्षेत्र का पानी है उस पानी को बिल्कुल न ले, क्योंकि वैसे भी इतनी पानी का चांद है, यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं। ये आंदोलन करने के बाद हमको पानी मिला ही, हम बहुत परेशान हैं। हम लोग उस दिन से अब रात दिन ये देखो तुम के माँ बहनें सब बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे सब जा रखे हैं, ये इसलिए आए हुए हैं कि हमारा पानी बिल्कुल ना वहाँ दिया जाए। सरकार से हमारी उम्मीद है, जल संस्थान से हो या जल निगम से हो, ये हमारे टैंक का पानी बिल्कुल इनको न दें। अगर इनको पानी दिया गया तो उसके बाद अभी हमने एप्लीकेशन लिख दी है, सरकार को दे दिया है, उसके बावजूद अगर हमारे टैंक से पानी लिया गया तो हम यहाँ पर अनुमान अनशन पे बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन होगा। हाँ, सरकार को फिर जो है फिर झेलना पड़ेगा और हम दूसरी बार भी जेल जाने के लिए फिर तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग उग्र हों और यहाँ पर पानी के लिए आंदोलन हो, क्योंकि क्षेत्र में पानी कहीं नहीं है। कुंडी गांव परेशान, पाली गांव परेशान, शेमन गांव परेशान, यानी कि 165 गांव है इस पानी पे निर्भर। और अभी तो ये यहाँ की ये पालीखाल के लोग हैं कुल, इसमें एक ये जो 65 गांव है ये सब उठेंगे खड़े और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए हम सरकार से हमारी विनती है, जिन लोगों ने ज़मीन बेची है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर हमें मेन पानी का मुद्दा है। और ये जो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ भी नहीं कटने चाहिए। बस यही इतना ही बोलूँगा, बाकी जनता से पूछे जनता क्या बोलती है। हमारे 144 नाली जब ज़मीन बिकती है तो उसके बाद हमारे रिसोर्सेज पे पहला हक उन लोगों का हो जाता है जिनके लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। पानी का वो रिसोर्स था यहाँ पर जिस पे पहला हक उनका हो गया, तो दिक्कत है ना भाई, ज़मीन बिकने से है। मैं महिलाओं के पास जाता हूँ, क्या नाम है आपका? सरोजनी। क्या पानी वगैरह की दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कत है यहाँ पानी की, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है वहाँ पे? पानी उन लोगों को दे दिया गया है? हाँ, यहाँ पानी नहीं, हाँ, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि दिया जा रहा है। उनको बहुत परेशानी है, पानी की हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए? अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी है यहाँ पे पानी की। कुछ साधन नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे पानी की दिक्कत होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे यहाँ फिर हम मतलब करेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। हम पानी की वजह से हम लड़ने को जाएंगे। कुछ भी अभी तो हम समाधान ये करें कि समझौते से बात हो जाए, समझौता से जो भी है बात हो जाए भाई। हमें ये नहीं है कि वो मतलब अपनी जमीन ले कुछ करे, पर यहाँ से पानी मत निकाले, बस। पानी ना निकाले। निकाले बस। अपनी व्यवस्था ले ले। हमने ये कि बोलना है कि व्यवस्था न ले ले। और जब एक चीज़ और बताता था, 144 नाली में जब पेड़ कटेंगे वहाँ पर, वैसे तो वन विभाग परमिशन देता नहीं है, अगर आपको बंदर का भगाने के लिए घर के आसपास के पेड़ काटने हो तो वन विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है। लेकिन वहाँ पे तो 144 नाली में पेड़ कटेंगे जब ये इतना मेगा प्रोजेक्ट चलेगा। सब चीड़ के पेड़ हैं, महंगे पेड़ हैं। खैर ये अलग मुद्दा है यहाँ पे। क्या नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? हरपाल सिंह चंदेल। चंदेल जी। अच्छा चंदेल जी, ये बताइए कि यहाँ पे इस क्षेत्र में वहाँ पे जो प्रोजेक्ट की वजह से पानी की दिक्कत शुरू हो चुकी है। देखो जी, हमें प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पानी की तो दिक्कत हो रही है। हमें दिक्कत है मेन पानी की। हमें अभी विगत सूत्रों से मिला कि ये लोग वहाँ से कनेक्शन लेने के लिए इन्होंने कर्मचारी को भेज दिया था, लेकिन हमारे किसी व्यक्ति ने उसको रोक दिया। और उसके बाद सूचना मिली तो हमने ये एप्लीकेशन लिखी और यहाँ पे प्रधानों के, क्षेत्र पंचायत वगैरह के सबके साइन करवा के ये वहाँ रिसीविंग करवा के आ गए हैं। अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दिक्कत है पानी की, इस टैंक से जो है केवल बहुत कम 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इतने हम एक दिन में एक साइड खोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे साइड खोलते हैं, जब पानी पूर्ति नहीं होता है। कम से कम 100 से ऊपर कनेक्शन है। जब वो उसको नहीं झेल पा रहा इस क्षेत्र को, उनको कहाँ से झेल पाएगा? देखो, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने मतलब ये है कि वो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अपना कनेक्शन जो है ऊपर से कहीं मेन टैंक से ले ले ऊपर से, हमें कोई एतराज़ नहीं। पर हमारे टैंक और हमारी लाइन से कनेक्शन ना ले, अगर वो लेंगे तो इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा फिर, या डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमने रिसीव करा दिया है, इसके बाद हम विज्ञापन जो है डीएम को भी देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रिसीविंग है इनकी, ये देखिए आप।
अभी प्रोजेक्ट के लिए तो पानी की सप्लाई दे दी गई है फिलहाल वहाँ पे? ना हमारे यहाँ से नहीं दी। अच्छा, अभी दी नहीं गई, बात चल रही है ऐसी। हमारे वहाँ से देने वाले थे वो, तब तक यहाँ पे एक कर्मचारी था, उसने मेरे को बताया कि ऐसी बात है, तो तुरंत इस पे मैंने 2-4 भाइयों से बात करी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि तुरंत एप्लीकेशन लिखो और प्रधानों के दस्तखत करा के उसके बाद वहाँ रिसीव करा के आ गए। अभी महिलाओं को अभी पता चला है, नहीं तो महिलाएं सारी जाति महिलाएं जितनी थी वहीं पौड़ी में ही कर देते हम ड्रामा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पहले अल्टीमेटम देना चाहते हैं, अभी हम डीएम को भी देंगे एक प्रति, उनको भी बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, ये समस्या अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो उग्र आंदोलन होगा, इसमें फिर मत बोलना कि क्या हो गया ये। जी। इसमें तो आपका ये मार्केट पालीखाल हो गया, पाली गांव हो गया, नौगांव हो गया, ऊपर कनेक्शन है भाई जी। अच्छा। और उसमें क्या करते हैं हम कि आधा पार्ट्स को एक दिन खोलते हैं और आधा पार्ट्स को एक दिन खोलते हैं, मतलब 50 कनेक्शनों पे मैं इतना ही झेलता है वो। मैंने 2 दिन में एक दिन पानी आता है, 2 दिन में एक दिन पानी आता है। तो पूर्ति हो ही नहीं रही तो तुम्हें दे देंगे, तो तुम तो फिर सारा मोटरा भी यहाँ चपरौली में भी ऐसी व्यवस्था हुई, वो चपरौली वालों ने अपने पानी से दे दिया। अब वहाँ पे रिसोर्ट चल रहा है, वो फट मोटर लगाते सारा पानी खींच देते चपरौली वाले। वैसे आजकल तो बरसात है इसलिए वो परेशान नहीं, अब कुछ दिनों में देखना वहाँ भी परेशानी हो जाएगी लोगों को। एक बड़ा उदाहरण दिया है भाई साहब ने कि चपरौली के पास भी एक रिजॉर्ट बने हैं बाहर के लोगों के, और वो अब सप्लाई सारी वहाँ जाती है, वहाँ उस गांव के लोग भी परेशान हो गए हैं, सारा पानी उनका वहाँ जा रहा है। ठीक है, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। अच्छा, हाँ, आपकी क्या समस्या है? समस्या वही है भाई जी, बता दिए, बड़े भाई ने भी बता दिए, सभी अब मेरी बेटी बुआरी है सब उन्होंने बता दी। ज़्यादा बोल के करना क्या पड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पहले बोल दिया कि आपने ये मीडिया जो आ गई ना जी। नहीं जी इधर भी बात, अरे नहीं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बोला हरिश्चंद्र जो है। अच्छा, मैं ग्राम पाली से हूँ। ग्राम पाली से आप? जी। यहाँ पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कहने से यहाँ पर पहुँचे हैं जी। मेन समस्या यहाँ पानी की है। इस पानी के चक्कर में बहुत आंदोलन हुआ। ठीक है भाई, लक्ष्मण सिंह बुटवाला ये अगर इन्होंने बहुत संघर्ष किया जी। टैंक की क्षमता है बहुत कम जी। मेन चीज़ है टैंक की क्षमता है बहुत कम। टैंक जब पानी खुलता है आधा घंटे में मतलब खाली हो जाता है जी। 115 कनेक्शन है अभी पालीखाल में अवेलेबल जी। ठीक है, अगर ये लोग कनेक्शन देते हैं अदर पार्टी को तो ये पानी कहाँ से पूर्ति होगी जी। ठीक है, हमारा यही है कि पानी उनको कहीं से भी दे, हमारे टैंक पे मत छेड़े जी। बस यही हमारा हुआ है बाकी बस यही आपकी कि पानी जो है आपके जो है टैंक उस पर ना छेड़खानी की जाए, उस पर छेड़खानी की जाए। यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है जी, प्रत्येक साल जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। इस समय अब ये इस साल 5 मकान तैयार हो रहे हैं जी। ठीक है, अभी वर्तमान में 110 परिवार है जी। ठीक है, जो वही टैंक पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो बाद में कहाँ से होगी? ठीक है, को नहीं लगता कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, वो डेमोग्राफी जब बदलेगी यहाँ की तो चेंजेस नहीं होंगे, वो 4-5 साल बाद खत्म हो जाएगी भाई साहब। ये जो पीस है, जो शांति है अभी आपके बाजार में, इसमें गुंडागर्दी ज़्यादा हो जाएगी, पर एक आएगा, दूसरा आएगा, चौथा आएगा, फिर ऐसे होगा फिर यहाँ पे तो पालीखाल बदनाम हो जाएगा इस मामले में। फिर जो पहले पुलिस केस नहीं होते थे वो पुलिस केस शुरू हो जाएंगे फिर यहाँ पे। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी मर्डर हो गया, कभी कोई किसी को लेके आ गया, चल तू चाबी ले जा अपना, रह भी आराम से वहाँ पे रह तू, मौज कर तू। फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया, बाहर वाली दिक्कत हो जाएगी। अपनी ये नहीं कहा बाहर वाली जमीन ना ले, लेकिन अपने उससे ले क्या देखा। तो ये आप देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी है कि जब वो मेगा प्रोजेक्ट धरातल पे उतरेगा तो किस तरीके से यहाँ पे पानी एक बड़ी समस्या बन के इस क्षेत्र के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अपनी चिंता को इन लोगों ने जाहिर किया है। अब मैं और भी आगे बढ़ूँगा, पौड़ी की तरफ जा रहा हूँ, लोगों से पूछूंगा कि किस तरीके से ज़मीन बिकने के दुष्प्रभाव सामने नजर आए। दोस्तों, जो 144 नाली जो ज़मीन बिकी है, तो मैंने अभी खाता खतूनी निकाली, उसके जो कागजात निकाले हैं, तो इसमें 12 लोगों ने ज़मीन बेची है अपनी। तो 12 लोगों ने जो ज़मीन बेची है, तो उसमें से आप देखेंगे 0.180 हेक्टेयर या 0.200 हेक्टेयर के आसपास लोगों ने ज़मीन बेची है। कुल मिला के जब इसका कैलकुलेशन मैंने करा तो इसका कैलकुलेशन निकल के आ रहा है आपका 112 नाली। और 1 मिनट ज़रा आप पॉज करिएगा और ये वीडियो देखिए। पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो कि इस पूरे ही क्षेत्र का आप यूँ कहिए कि रियल एस्टेट का डायरेक्शन चेंज करने वाला है। हम आज हैं विस्परिंग पाइन्स पर, जो हमारे पौड़ी में
144 नाली के ऊपर बना हुआ प्लॉटिंग प्लस मल्टीपल अमेनिटीज के साथ, जिसमें क्लब है, स्विमिंग पूल है, इसमें आपका इंडोर गेम्स हैं और अपनी डेडिकेटेड पार्किंग है। तो सारी चीज़ों के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे, देखिए ये सामने फेसिंग हिमालयाज है, अभी बादल के चलते नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रॉपर हिमालय फेसिंग, हिमालय की ऊंची चोटियां आपको, जिसमें केदारनाथ, नंदा घुंटी और ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। फिर सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये नेशनल हाईवे जो कि देवप्रयाग से पौड़ी की तरफ जा रहा है, उस नेशनल हाईवे के ठीक ऊपर स्थित प्रोजेक्ट है। लोकेलिटी मैं आपको बता दूं, देवप्रयाग अपकमिंग मेट्रो स्टेशन से, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, वहां से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पे, 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आने। इस वीडियो में जो इन्होंने अपना ऐड बनाया है, इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि 144 नाली हमने ज़मीन बेची है, खरीदी है भाई, सॉरी, हम लोगों ने 144 नाली ज़मीन खरीदी है, ठीक है। अब ये बताइए कि एक और चीज़ है मेरा ना, जो इन्होंने खरीदी है, इनका नाम है एक सेकेंड, हाँ, खारिज करता क्रेता दून हैचरीज लिमिटेड की एक कंपनी का नाम है और इनका जो कार्यालय है वो है 48 से ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, कालकाजी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत। और जो इन्होंने जो मीडिएटर हैं इनके, जो हमारे गढ़वाली लोग हैं, वो है नजनों के माध्यम पे जो ने प्रतिनिधि बनाकर इन्होंने खरीदी है। क्योंकि बाहर का आदमी तो इतनी बड़ी कृषि, तुम कल्पना करो ना कि बाहर का आदमी पहाड़ में 144 नाली कृषि भूमि कैसे ले लेगा भाई। एक नाली तो ले सकता हो, पर 144 नाली कृषि भूमि ले लिए। तो इन्होंने किस तरीके से काम करा है, किस तरीके से ज़मीन खरीदी है, इन्होंने प्रतिनिधि बनाया है अपना नरेंद्र सिंह को, पुत्र प्रसन्ना सिंह, और एक कुठार, देवली, पौड़ी, गढ़वाल से ये आते हैं। तो इस तरीके से जो ऑन डॉक्यूमेंट हम अभी देख रहे हैं, 112 नाली ज़मीन है, ठीक है, और इसे बेचने के लिए इन्होंने 144 नाली का ऐड करा हुआ है। ऐड आपने अब ये देखा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुभाष भट्ट मेरा नाम है। अच्छा भट्ट जी, जिस तरीके से लगातार ज़मीनें बिक रही हैं आप पहाड़ों में, और अभी आपको मैंने दिखाया कि बाहर का आदमी एक नाली तो ले सकता है पहाड़ में ना, पर 144 नाली, आपको लगता है ये बात हजम होने वाली है? ये तो बहुत ही पहाड़ों के साथ दुर्घटनाएं हैं। ये इतनी ज़्यादा कृषि की भूमि जो है खरीदना, वो भी किसी और के नाम से, ये व्यावसायीकरण हो रहा है पहाड़ का, ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो है पूरी डेमोग्राफिक चेंज जैसे हो ही रहा है पहाड़ का, उसमें और रैपिडली तेज़ी आएगी, और उस तेज़ी से पहाड़ का जो पहाड़ीपन है उसके क्षीण होने की संभावना ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। धामी सरकार से मेरी गुजारिश है कि वे देखें कि किस तरह से, जिलाधिकारी को निर्देशित करें कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में भूमि का बिक्री किया गया है, किन लोगों से बिक्री किया है, क्या ये बाहर यहाँ आवासीय इस तरह से परियोजनाएं पहाड़ों में चलाना तो कोई उचित बात नहीं है। लोग बागों के लिए बड़ी मुश्किल से तुमने एक कादे खाल पंपिंग योजना लगाई थी, करीबन 50 साल के हमारे संघर्ष के बाद वो पंपिंग योजना आई। अगर वहाँ 150-200 मकान बन जाएंगे तो वो सारा पानी तो वही पी जाएंगे। ये क्षेत्रीय ग्रामीण किस तरह से हमको पेयजल उपलब्ध हो पाएगा, उस पर सारा का सारा जो है दारोमदार, या तो अलग पंपिंग योजनाएं बनाए, हमारे पानी से इनका कोई वो न रहे। और इस तरह की अगर इन्होंने इस पर तो डीएम जिलाधिकारी को तत्काल संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है भट्ट जी, मैं एक दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपके गांव में पेड़ है ना, बंदरों से आप भी परेशान होंगे। परेशान है हम, लेकिन जब आप पेड़ कटवाने के लिए जाते हो तो एक लंबी प्रक्रिया, वन विभाग और परमिशन मिलना बहुत ही नामुमकिन है। इसको पता नहीं किसने परमिशन दी थी, और इतनी रैपिडली दे दी कि आज रजिस्ट्री हुई, दूसरे दिन दाखिल खारिज। यहाँ मैं 3 साल से देहरादून में एक दाखिल खारिज के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। तहसीलदार के आदेश तब भी थे, फिर पिछले महीने आदेशित किया गया, उन्होंने कहा हमने भेज दिया है। जब मैं वहाँ से ट्रेस आउट किया तो पता चला नहीं आया है। कल पटवारी जी से बात मेरी हुई तो उन्होंने कहा मैं भेज दूंगा, उसके बाद आदेशित हो जाएगा तो मैं दाखा मरम्मत कर दूंगा 3 साल बाद। यहाँ देखिए रैपिडली 1 महीने में दाखा हो रहा है, वो भी 150 नाली का। कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ, इसका मतलब लिप्त है। सबकी मिली भगत से हुआ ये काम।
अब एक तो ये मुद्दा है कि यहाँ पे दाखिला खारिज तुरंत हो गया, जून में इसकी रजिस्ट्री होती है, दाखिला खारिज आज हम यहाँ पे जुलाई के एंड में, तो दाखिला खारिज भी इसका हो गया, जबकि वहाँ पे टाइम लगता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे पेड़ों की बात कर रहा था कि पेड़ आपको काटने के आदेश नहीं मिल रहे होंगे, आपका पूरा एरिया घने जंगल से भरा हुआ है ना, वो भी ये और वहाँ पे भी घना जंगल है, घना जंगल है, चीड़ के पेड़ हैं, उन सबको जो है हटाया जाएगा, तब वहाँ वसाकत की जाएगी जी, ये पक्की बात है जी जी। तो इस पर भी तो संज्ञान डीएम साहब को लेना चाहिए कि किस तरह से ये खरीद बिक्री की, अगर कैसे इतने पेड़ों का कटान होकर के यहाँ जो है रियाज बनाएंगे ये लोग, इस पर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, इस पर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और आपको नहीं लगता कि हमारी जिस तो उत्तराखंड की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा जो परिवेश तो सब अगले 5-6 सालों में इस तरह से तो लोग जगह जगह सारा पहाड़ ले लेंगे, वहाँ रिवायसी बना देंगे, पहाड़ का मूल स्वरूप तो बदल जाएगा, जो ये नेचुरल यहाँ का जो वातावरण है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो सब बदल जाएंगी, सब भोगवाद की संस्कृति यहाँ भी लागू हो जाएगी। रिजॉर्ट तो जिस तरह बनी रहे वो तो है ही, लेकिन ये रिहायश के रूप में भी इसका इतना ज़्यादा दोहन पाड़ का हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सीमेंट कंक्रीट का नहीं चाहिए, नेचुरल क्लाइमेट के मकान ही खपने चाहिए और उसी हिसाब से बनना चाहिए। जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अब एक और वीडियो लेके आऊँगा, इसकी डिटेल वीडियो, जिसमें हम इसका विश्लेषण करेंगे डिटेल में, लेकिन मिलते हैं तब तक आपसे। नमस्कार, बने रहिए और देखते रहिए हिमालयन कनेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है ये मुद्दा ज्वलंत है और इस पे और हमें कंटेंट बनाना चाहिए तो कमेंट में लिखिए। और आपको लगता है कि अगर इसका जो सशक्त भू कानून की हम बात करते हैं और उसके बाद भी 144 नाली कृषि की बिक जाती है पहाड़ में और दिल्ली की कंपनी आके ख़रीद लेती है, तो इसके लचीलेपन पर भी हमें बात करनी चाहिए कि क्या लचीलापन है। नमस्कार, मिलते हैं फिर। पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो कि इस पूरे ही क्षेत्र का आप यूँ कहिए कि रियल एस्टेट का डायरेक्शन चेंज करने वाला है। हम आज हैं विस्परिंग पाइन्स पर, जो हमारे पौड़ी में 144 नाली के ऊपर बना हुआ प्लॉटिंग प्लस मल्टीपल एमिनिटीज के साथ, जिसमें क्लब है, स्विमिंग पूल है, इसमें आपका इंडोर गेम्स हैं और अपनी डेडिकेटेड पार्किंग है। तो सारी चीज़ों के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे, देखिए ये सामने फेसिंग हिमालयाज है, अभी बादल के चलते नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रॉपर हिमालय फेसिंग, हिमालय की ऊंची चोटियां आपको, जिसमें केदारनाथ, नंदा घुंटी और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये नेशनल हाईवे जो कि देवप्रयाग से पौड़ी की तरफ जा रहा है, उस नेशनल हाईवे के ठीक ऊपर स्थित प्रोजेक्ट है। लोकेलिटी मैं आपको बता दूं, देवप्रयाग अपकमिंग मेट्रो स्टेशन से, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, वहां से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पे, 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है।